मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज समाजवाद पर चर्चा करेंगे। समाजवाद क्या है? समाजवाद समाज को महत्व देता है। यह मनुष्यों के बीच समानता को महत्व देता है। इसका आधार समानता है, इसका लक्ष्य समानता है, इसका उद्देश्य समानता है। समानता होनी चाहिए। आप इस समानता को किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन समानता इसका मूल आधार है। जरा इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ विचार करें। यूरोप में सबसे पहले आदर्शवाद का प्रतिपादन, इसकी जड़ें हम प्राचीन यूनान में पाते हैं। आदर्शवाद जब विभिन्न राज्यों में लागू हुआ तो इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के अधिकांश राज्यों में निरंकुश शासनों की बाढ़ आ गई और विभिन्न देशों में राजाओं ने, सम्राटों ने इस प्रकार से निरंकुश शासन स्थापित किया कि व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का ऊर्जा मात्र बनकर रह गया। इसी बीच औद्योगिक क्रांति, पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे करके नई व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ। पहले जमींदार और सामंत हुआ करते थे, अब पूंजीपति वर्ग बना। इन पूंजीपतियों को अपने कारखानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। पहले जो किसान थे, अब वो मजदूर के रूप में कारखानों में काम करने लगे। इन पूंजीपतियों को, इन कारखानों के मालिकों को अपने आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नए नए विचारक आए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल, लिकॉक और लॉक जैसे विचारकों ने इसका पुरजोर समर्थन किया। अब राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तिवाद का उदय हुआ, तो आदर्शवाद के प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्तिवाद का प्रतिपादन हुआ। धीरे धीरे करके जब व्यक्तिवाद आगे बढ़ने लगा, पूंजीपतियों पर सरकार का नियंत्रण पूरा खत्म हो गया। ये पूंजीपति मजदूरों का भरपूर शोषण करने लगे और ऐसा शोषण करने लगे कि इन मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम लिया जाता था और इनको वेतन उतना ही दिया जाता था जितने से वे अपना पेट और परिवार का पेट पाल सकें, भर सकें। इनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, न कोई चिकित्सा सुविधा थी, न कोई आवास सुविधा थी, न कोई परिवहन सुविधा थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। और ये पूंजीपति जी भर करके इन मजदूरों का शोषण करने लगे। पूंजीपतियों पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। राज्य के द्वारा पूंजीपतियों के हित में सभी प्रकार के कानून बनाए जाते थे और मजदूरों के हित में शासन कोई काम नहीं करता। परिणाम स्वरूप समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने यह कहना शुरू किया कि मनुष्यों के बीच समानता होती है और पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का किया गया शोषण सर्वथा अनुचित है और शासन को चाहिए कि वह मजदूरों के हित के लिए कानूनों का निर्माण करे। लेकिन व्यक्तिवादी विचारधारा इतनी प्रबल थी कि शासन अपने आप को असहाय पाने लगा और वह चाहते हुए भी मजदूरों के हित में कोई कानून नहीं बनाया। जैसे जैसे यह शोषण और बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों में आक्रोश और उत्पन्न होने लगा और इस प्रकार से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जो कि व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आया। उसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, व्यक्तिवाद प्रतिपादन हुआ, व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, तब फिर समाजवाद का प्रतिपादन हुआ। यह क्रिया और प्रतिक्रिया आगे लगातार बढ़ते रहे। तो समाजवाद यह कहता है, जैसा कि इमाइल कहता है, कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो श्रमिकों की, जो
श्रमिकों की ऐसी व्यवस्था है जो पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति की बदलना चाहता है। अभी तक पूंजीपतियों का जो संपत्ति है उस संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में बदलना चाहता है, उसे हम समाजवाद कहते हैं। और जोट ने समाजवाद की प्रकृति पर विचार करते हुए बहुत अच्छी बात कही कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसने अपना आकार खो दिया, क्योंकि उसे हर कोई व्यक्ति पहनना चाहता है। और वस्तुतः जिस समय में यह समाजवाद का प्रतिपादन हुआ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा, तो समाजवाद लोगों के बीच इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि हर व्यक्ति अपने आप को समाजवादी कहलाने में गौरव की अनुभूति करता था। इसलिए जोट कहता है कि इसने अपना आकार खो दिया है, कोई जैसा चाहे वैसा, बस शोषण नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, पूंजीपतियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इन सभी बातों पर इन्होंने विचार करते करते इस प्रकार से समाजवाद को बना दिया कि जोट को कहना पड़ा यह एक ऐसी टोपी के समान है जिसने अपना आकार खो दिया, क्योंकि इसे हर व्यक्ति बनना चाहता है। तो समाजवाद न तो राज्य को महत्व देता है और न ही व्यक्ति को महत्व देता है, अपितु यह समाज को महत्वपूर्ण स्थान देता है। राज्य को क्यों महत्व नहीं देता, व्यक्ति को क्यों महत्व नहीं देता, इस पर आगे चल के मार्क्स के चैप्टर में चर्चा होगी। इस समाजवाद के कुछ प्रकार हैं या इसकी कुछ शाखाएं हैं। कई बार आप बोलचाल की भाषा में समाजवाद और साम्यवाद को समानार्थी रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए किस प्रकार से अलग है, इनका स्वरूप किस प्रकार से, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में इस पर हम चर्चा करेंगे। समाजवाद के प्रकारों में सबसे पहला है कल्पना लोकप्रिय समाजवाद। इन समाजवादी विचारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान कार्ल मार्क्स का है। तो जब कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के विचारों का प्रतिपादन किया तो उसने देखा कि उसके पहले कोई था क्या जिसने समाजवादी विचारों पर अपनी बातें कही, जो समाजवादी व्यवस्था के बारे में अपनी कुछ बातें कही हो। तो उसने देखा कि उसके पहले कार्ल मार्क्स के पहले 3-4 विचारक ऐसे थे जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था के बारे में अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि मुझसे पहले जो विचारक समाजवादी विचारक हुए वे कल्पनालोकी समाजवादी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुलाब के सुंदर फूलों की कल्पना तो की, लेकिन वो गमला तैयार नहीं किया जिसमें गुलाब के फूल उगाए जा सकते थे। मतलब कल्पनालोकी समाजवादी, कल्पना की कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस क्रम में 3 प्रमुख विचारक आते हैं। एक है चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन और सेल्फ साइमन, और एक फ्रांसिस बेकन। 4 विचारक आते हैं। तो इन 4 विचारकों को कार्ल मार्क्स कल्पनालोकी समाजवाद का नाम देता है। मतलब मार्क्स के पहले जो समाजवादी विचारक थे या समाजवाद के बारे में जिन्होंने जो बातें कही, उसको कार्ल मार्क्स कल्पनालोकी समाजवाद का नाम देता है। दूसरे नंबर पर इसका प्रकार आता है वैज्ञानिक समाजवाद। इस वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद भी कहते हैं, साम्यवाद भी कहते हैं। इसे मार्क्सवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रतिपादक कार्ल मार्क्स था। इसे साम्यवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मार्क्स के विचारों का अंतिम लक्ष्य साम्यवाद की स्थापना है। तो साम्यवाद एक लक्ष्य है। और इसे वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, घटनाओं का उसने वैज्ञानिक विश्लेषण किया और स्वयं मार्क्स ने अपने विचारों को दूसरों के समाजवादी विचारों से अलग करने के लिए पृथक पहचान देते हुए उसने अपने सिद्धांतों का नाम वैज्ञानिक समाजवाद किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद मतलब कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी विचार। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है राजकीय समाजवाद
या समष्टिवाद या राज्य समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद, ये सब समानार्थी है। कैसे समानार्थी है? राजकीय समाजवाद, राज्य के द्वारा जो समाजवादी व्यवस्था का संचालन किया जाता है। समष्टिवाद समग्र को लेकर के करता है, पूरे समाज को लेकर करता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके समान होते हैं। यह राज्य समाजवाद, राज्य समाजवाद राज्य समाजवाद दोनों समानार्थी है। और इसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद इसलिए क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए संविधान में, शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं जिससे समाजवाद की स्थापना होती है। ये इसका उदाहरण क्या है? जैसे भारत में 1950 में जो संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस ने अपनी एक विचारधारा की स्थापना की जिसे समाजवादी विचारधारा कहते हैं। आगे चल करके 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। तो जब एक शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, मतलब समाजवाद के लक्ष्य का मतलब शोषण नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा संख्या में काम मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे इसके लिए शासन को सचेत रहना चाहिए। ये जो व्यवस्थाएं हैं इसको हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। और भारत में इसका नया स्वरूप एक सामने आया कि सरकार ने जब जैसे समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया तो उसने क्या किया, विभिन्न प्रकार की चीजों को, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ किया। जो पहले प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो चीजें संचालित होती थी उसको शासन ने क्या किया, एक एक करके राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ किया। अब भारत का उदाहरण आपके सामने बिल्कुल है। जैसे विमान सेवा थी, प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलती थी, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो बड़ी बड़ी स्टील उत्पादन की इकाइयां थी उनका राष्ट्रीयकरण होने लगा। यहाँ तक कि कोयला खदान का भी राष्ट्रीयकरण हो गया, यहाँ तक कि तेंदुपत्तों का राष्ट्रीयकरण हो गया। ये सब राष्ट्रीयकरण करना, सरकार सभी प्रकार के अस्पतालों का निर्माण करने लगी, एक करके सब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो भारत में समाजवाद को इस रूप में लिया गया कि शासन ने विभिन्न संस्थाओं का एक एक करके राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ किया। ये राजकीय समाजवाद है। इसके बाद जब 1991 में सोवियत संघ में समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो गई, उसके बाद जब नई आर्थिक व्यवस्था हम अपने भारत में भी लागू हुई तो समाजवाद का अर्थ बदल गया। क्या अर्थ बदल गया? अब शासन की नीति यह है कि कोशिश हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, कहीं पर भी शोषण न हो, समाज में हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिले। तो समाजवाद का अर्थ 1991 के पहले कुछ था, 1991 के बाद दूसरा हो। अब तीसरा है, इस लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वालास, सिडनी वेब और जूड। ये राजकीय समाजवाद के समर्थक। अच्छा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मार्क्स ने अपने साम्यवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तो उसने रक्त में क्रांति का समर्थन किया। उसने कहा कि बिना रक्त में क्रांति के, रक्त में क्रांति, खून की नदियां बहा गई, तो बिना रक्त में क्रांति के साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। तो मार्क्स के इस समाजवादी विचार के विरुद्ध लोगों में प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने यह विचार प्रतिपादित किया कि जिस काम को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से पूरा किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है, तो उसके लिए रक्त में क्रांति की आवश्यकता क्या है। तो राजकीय समाजवाद और अन्य जो चौथा और पांचवा समाजवाद है, ये सब मार्क्स के सिद्धांतों की प्रतिक्रिया। मार्क्स कहता है कि खून की नदियां बहा दो, सब पूरी प्रथा को खत्म कर दो पूरा,
और पूरी सत्ता श्रमिकों को सौंप दो। राज्य के समाजवादी विचारक कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में संशोधन करते हुए हम इस प्रकार के शोषण को खत्म करेंगे और समानता की स्थापना करेंगे। ये आगे चौथा है श्रम या संघ समाजवाद। इसको सिंडिकलिज्म कहते हैं। श्रम या संघ समाजवाद क्या है? मार्क्स ने कहा कि हम रक्त की नदियां बहाएंगे, सब पूंजीपतियों का विनाश कर देंगे और श्रमिकों के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके क्रमिक रूप में जब पूरे राज्य में समानता की स्थापना हो जाएगी, जब सब कोई अपना अपना काम करेंगे, समाज में इसी प्रकार के अपराध नहीं होंगे, पुलिस जेल न्यायालय सब अनुपयोगी हो जाएंगे, राज्य अपने आप अनुपयोगी हो जाएगा और कुंभला जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, राज्य विलोपित हो जाएगा। ये मार्क्स ने कहा था। लेकिन साम्यवादी क्रांति के कई वर्षों के बाद तो विचार तो हैं और विचारक तो हैं, लोगों का दिमाग कहां कहां जाता है देखिएगा। तो कुछ लोगों ने कहा, जैसे ये सोहेब और पलोरिये और उसका ENT और हॉब्सन ऑरेंज, इन विचारकों ने कहा नहीं, जब हमने ये मान लिया कि राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है तो उसके विलोपित होने की प्रतीक्षा हम क्यों करें? जैसे ही हमारे हाथ में सत्ता आएगी क्रांति के बाद, जैसे ही हमारे हाथ में सत्ता आएगी, राज्य नाम की संस्था को भी हम भंग कर देंगे। तो राज्य की शक्तियों को किसको सौंपेंगे? श्रमिक संघों को सौंपेंगे। श्रमिक संघों, पूरे राज्य में श्रमिक संघ का बोलबाला होगा और सब कोई श्रमिक संघ के अंतर्गत होंगे और यह श्रमिक संघ राज्य की पूरी शक्तियों को उपभोग करेगा। श्रमिक जिंदाबाद। ये श्रमिकवाद या श्रम संघवाद इसको करते हैं कि श्रमिकों का शासन। उसके बाद पांचवा है श्रेणी समाजवाद। इसके समर्थक है ENT और हॉब्सन ऑरेंज। इनका कहना है कि जैसे ही क्रांति होगी, हम ये मानते हैं कि राज्य शोषण करने वाली संस्था है, तो जैसे ही क्रांति होगी, श्रमिकों के हाथ में सत्ता आएगी, हम राज्य नाम की संस्था को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। कैसे? आगे चलकर बताऊंगा। जब राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है तो राज्य नाम की संस्था को हम खत्म कर देंगे। फिर राज्य की शक्तियां किसको देंगे? श्रेणियों को देंगे। क्या श्रेणी? जैसे मजदूरों की श्रेणी, किसानों की श्रेणी, शिक्षकों की श्रेणी, व्यापारियों की श्रेणी, अलग अलग श्रेणियां बनेगी, छात्रों की श्रेणी, और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के आधार पर इस श्रेणी का सदस्य होगा। हर श्रेणी अपने से संबद्ध समस्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखेगी। हर व्यक्ति उस श्रेणी के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे छात्र समूह है तो छात्रों की एक श्रेणी होगी, प्रत्येक छात्र उस श्रेणी का सदस्य होगा और वह श्रेणी की गवर्निंग बॉडी पूरे छात्रों को नियंत्रित करेगा। ये श्रेणी समाजवाद। पूरे राज्य में इस प्रकार की श्रेणियां होंगी और ये श्रेणियां मिलकर के राज्य के कार्यों का संचालन करेगी, व्यक्ति पर नियंत्रण करेगी। ये है समाजवाद की 5 शाखाएं या समाजवाद के 5 प्रकार। तो समाजवाद और साम्यवाद अलग अलग है। कहना चाहिए समाजवाद एक विशाल वृक्ष की भांति है और ये इसके 5 शाखा, जिसमें से चौथा और पांचवा, पूर्व और पहला, चौथा, पांचवा शुद्ध खगोल कल्पनाएं, जबकि दूसरा और तीसरा ये व्यावहारिक स्रोत कई देशों में प्राप्त कर चुके हैं। अब देखें समाजवाद के मुख्य सिद्धांत या समाजवाद की विशेषता। पहली विशेषता है समाज को मत।
यह समाज को महत्व देता है, व्यक्ति को नहीं, राज्य को नहीं। क्यों व्यक्ति को क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति समाज का अंग है, इसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्य को क्यों नहीं? क्योंकि राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। राज्य कैसे शोषण करने वाली संस्था है? गौर करिए, यदि माता पिता के सामने घर का बड़ा बेटा छोटे बेटे मतलब अपने छोटे भाई की पिटाई करता है और माता पिता कुछ नहीं बोलते, मतलब क्या हुआ कि इस छोटे बेटे की पिटाई में माता पिता की सहमति प्राप्त है, राइट। इसी प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था, व्यक्तिवाद का आर्थिक रूप पूंजीवाद है, व्यक्तिवाद पूंजीवाद समानार्थी है, एक ही है कहना चाहिए। व्यक्तिवाद उसका राजनीतिक पक्ष है, पूंजीवाद उसका आर्थिक पक्ष है। तो व्यक्तिवादी राज्य में, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति मजदूरों का भरपूर शोषण करते हैं, लेकिन राज्य मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखते रहता है। राज्य ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जिससे पूंजीपतियों का स्वार्थ पूरा होता है, पूंजीपतियों का हित पूरा होता है, लेकिन श्रमिकों के हित में वह कोई कानून नहीं बनाता। राज्य पूंजीपतियों को श्रमिकों के खुले शोषण की अनुमति देता है, छूट दे देता है, जाओ जितना शोषण करना है करो, जितना अत्याचार करना है करो। इस प्रकार से राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है, इसलिए समाजवादी विचारक समाज को महत्व देते हैं, राज्य या व्यक्ति को नहीं। दूसरा है पूंजीवाद का उन्मूलन। पूंजीपतियों की पूंजी सभी प्रकार की असमानता और शोषण का जड़ है, इसलिए इस जड़ को ही खत्म कर दो। समाज में कोई पूंजीपति नहीं रहेगा, निजी संपत्ति व्यक्ति की नहीं होगी, जो भी संपत्ति होगी समाज की होगी, सबका उस पर अधिकार होगा। ये पूंजीवाद का उन्मूलन करना था। तीसरा है वैयक्तिक संपत्ति का अंत। किसी के पास वैयक्तिक संपत्ति नहीं होगी। कहना चाहिए कि जैसे हमारा बैंक बैलेंस एक निश्चित सीमा तक ही बैंक में आप जमा कर सकते हैं, यदि उससे ज्यादा उस संपत्ति हुई तो शासन उस संपत्ति को जब्त करेगा। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं या कोई व्यापारी है, अपने पैसे को बैंक में जमा करेगा, जैसे उसके खाते में एक निश्चित सीमा से अधिक पैसा हो जाएगा वैसे वह संपत्ति सरकार की हो जाएगी, सरकार जब्त करेगी। तो वैयक्तिक संपत्ति केवल दैनिक जीवन को संचालित करने के लिए दी जाएगी, बाकी अन्य सभी संपत्ति पर राज्य का, समाज का अधिकार होगा। और जब वैयक्तिक संपत्ति का तो हो जाएगा, किसी प्रकार से शोषण नहीं होंगे। समाजवाद शोषण का घोर विरोधी है, यह व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को शोषण का विरोध करता है। फिर है उत्पादन और वितरण पर समाज का नियंत्रण। व्यक्तिवादी आर्थिक व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था उत्पादन का सिद्धांत है, वितरण का नहीं है। वितरण पूंजीपति अपने ढंग से करता है, अपनी मनमर्जी से करता है। वह 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचता है। 10 रुपए की चीज जिस पर लागत कीमत 10 रुपए है, वह उसको 1000 रुपए में बेचता है और पूरा पैसा गड़क जाता है। समाजवाद न केवल उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहता है, अपितु वितरण को भी ऐसी समुचित व्यवस्था बनाना चाहता है जिससे शोषण न होने पाए और वितरण व्यक्ति अंतिम छोर में जो व्यक्ति है उस पर भी इसकी नजर पड़ती है। तो ये उत्पादन वितरण दोनों के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहता है। फिर है समानता। समानता इसका मूल आधार है, समानता इसका लक्ष्य है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से यह समानता की स्थापना करने का पक्ष है। फिर प्रजातंत्र में विश्वास। समाजवाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है, मतलब
चुनाव समय पर होना चाहिए, देश की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक ढंग से करनी चाहिए और वहां पर शोषण नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये तमाम। फिर आगे है सहयोग, ये महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी व्यवस्था में सहयोग होता है, प्रतियोगिता नहीं होती, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता मूल आधार होता है, ओपन कंपटीशन होता है। जब तक भारत में रेलवे व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी, तब तक रेलवे व्यवस्था पूरे देश में एक समान होगी। लेकिन जैसे ही इसका निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, देखिए आपको किस प्रकार की सुविधा और ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था में कंपटीशन होता है, हर कोई जनता को लुभाना चाहता है, तो वहां पर कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। समाजवादी व्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं होती, सहयोग होता है। फिर है रचनात्मक स्वतंत्रता, ये एक बड़ी विडंबना है कि समाजवादी व्यवस्था में रचनात्मक स्वतंत्रता दी जाती है, अन्य स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। मतलब आप शासन की आलोचना नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया अपना भारत देश है, कुछ भी बोलो उसके बाद सॉरी बोल दो, उसके बाद बोल दो ये मीडिया वालों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, या सॉरी न भी बोल दो तो मीडिया पर आरोप लगा दो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और जब वीडियो दिखा देंगे ऐसा ऐसा बोला था आपने, तो बोल देंगे ये मीडिया वालों ने मुझको बदनाम करने के ठान लिया है। कुछ भी बोलिए, 100 खून माफ, कुछ नहीं होगा, ये अपना भारत है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में ऐसी आलोचना करने का, शासन का विरोध करना तो बहुत दूर की बात है, आप आलोचना भी नहीं कर सकते। फिर है कल्याणकारी राज्य, जब लोगों के चतुर्दिक कल्याण के लिए काम करता है। व्यक्तिवादी अपने राज्य को पुलिस राज्य का नाम देते हैं, या व्यक्तिवादी राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता है, क्योंकि राज्य का काम निषेधात्मक, आंतरिक झगड़ों से व्यक्ति की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, ये दो बात, ये उसका नकारात्मक कार्य है, इसलिए उसको पुलिस राज्य कहा जाता है। समाजवाद पुलिस राज्य की व्यवस्था को तिलांजलि देकर के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है, और वह अपने राज्य में सभी प्रकार के कल्याण की योजनाओं को लागू करता है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आने वाले घर की चिंता से मुक्त रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति भूखा न मरे। ये समाजवाद की विशेषता है। अब जरा देखिए आलोचना। आलोचना में सबसे पहला काल्पनिक, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, ये कल्पना होगी समाजवाद, श्रम या सुंदर समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, ये केवल कागज में ही उपलब्ध है, इसका कोई व्यावहारिक अस्तित्व दुनिया के किसी देश में स्थापित नहीं हो पाया, तो इसका अधिकांश भाग काल्पनिक है। इतना ही नहीं, स्वयं कार्ल मार्क्स के विचारों में या राजकीय समाजवाद में भी अनेक बातें काल्पनिक पाई जाती है, जो कि केवल आरोप लगती है, क्योंकि समाजवाद का सबसे बड़ा दुश्मन पूंजीवाद है, व्यक्तिवाद है। तो स्वाभाविक है ये समाजवादी विचारक अपना पूरा आक्रोश पूंजीपतियों पर डालेंगे, व्यक्तिवादी व्यवस्था पर डालेंगे। दूसरा है अस्पष्ट है, हर कोई अपनी अपनी बातें करता है। जोट ने कहा ना, इसने अपना आकार खो दिया, तो एक स्पष्ट धारणा को ये व्यक्त नहीं करते। जैसे ये संघ समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, ठीक है, आप राज्य की पूरी शक्तियों को श्रमिक संघों को सौंप देंगे, लेकिन वो लोग देश कैसे चलाएंगे? क्या श्रमिक देश चला सकते हैं? ये श्रेणी समाजवाद, अलग अलग श्रेणियां बना करके आप राज्य चला देंगे, और बाह्य आक्रमण हुआ तो कैसे करेंगे? अनेक प्रकार की बातें हैं जो कि ये स्पष्ट नहीं कर पाते, केवल ख्यालों में ये बातें। फिर है भौतिकवादी दर्शन। समाजवाद शुद्ध भौतिकवादी दर्शन का प्रतिपादक है। शुद्ध भौतिकवाद
अध्यात्मकता का नामो निशान नहीं, यह ईश्वर को नहीं मानता, शुद्ध नास्तिकवादी दर्शन। जबकि व्यक्ति के जीवन में न केवल भौतिक चीजें अपितु आध्यात्मिक चीजों का भी मेल होता है और उसी से व्यक्ति अपना जीवन अच्छा बनाता है। तो इसको अधूरा दर्शन का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह केवल भौतिकवादी तत्वों पर जोर देता है। फिर है नौकरशाही का पर्याय। नौकरशाही का पर्याय प्रजातंत्र में आजकल सब जगह देखने को मिलता है। समाजवाद में भी नौकरशाह होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आलोचक कहते हैं कि समाजवाद में श्रमिक चूंकि उतने योग्य नहीं हो सकते कि राज्य को चला सके, इसलिए नौकरशाह का बोलबाला हो जाएगा। नौकरशाहों के बोलबाला से तो भारत में भी परेशान है। क्या फिर है व्यक्तित्व उपेक्षित। व्यक्तित्व उपेक्षित होगा ही। यदि समाज को महत्व देंगे, व्यक्ति उपेक्षित होगा। राज्य को महत्व देंगे, व्यक्ति उपेक्षित होगा। व्यक्ति मशीन का ऊर्जा मात्र बनकर रह जाता है, जिसका काम है भोजन करना, अंदर डालो लेकिन बाहर निकालने की मनाही। वैयक्तिक उत्साह की उपेक्षा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। कैसे वैयक्तिक उत्साह? मान लीजिए एक छोटा सा व्यापारी है, एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठा हुआ है, वह खूब मेहनत करके दुकान को बढ़ाता है, बिजनेस बढ़ाता है। वह किसी न किसी प्रकार से कोशिश करता है कि वह वस्तु को बेच दे भी, भले ही उसको कम लाभ मिले, लेकिन उसको बेचने की कोशिश करता है। वह दिन रात मेहनत करके अपने दुकान को, अपने व्यापार को बढ़ाता है, क्योंकि जो भी कमाएगा खुद अपने लिए कमाएगा। इसमें वैयक्तिक उत्साह होता है। लेकिन यदि यही काम, बेचने का काम, व्यापार करने का काम राज्य को दे दिया जाए, तो क्या व्यक्तिगत उत्साह व्यक्ति में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए सरकार जितनी चीजें बेचना चाहती है, या सरकार जिस चीज को भी बेचना चाहती है, वो हमेशा घाटे में चलती है। क्यों? वहां पर जो बेचने वाले सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि हम सब कुछ बेच भी देवें तो भी हमको उतना ही वेतन मिलेगा, और यदि एक भी चीज न बिके तो भी हमको उतना ही वेतन मिलेगा। यदि हर चीज सड़ जाए तो भी हमको उतना वेतन मिलेगा, और हर चीज यदि देने हम बेच भी देवें तो भी हमको उतना ही वेतन मिलेगा। तो व्यक्तिगत उत्साह नहीं मिलेगा, व्यक्ति काम कैसे करेगा? और सोवियत संघ में या दुनिया के विभिन्न देशों में जो समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था का जो पतन हुआ, ये व्यक्तिगत उत्साह की उपेक्षा ये सब बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और अंतिम है असफल विचारधारा। इसको मानना पड़ेगा कि दुनिया में आज साम्यवादी देश, समाजवादी देश उंगली में गिनने लायक रह गए। कौन कौन से? चीन साम्यवाद का गढ़ है, लेकिन उसने पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। वियतनाम साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन उसने भी पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। और तीसरा देश है क्यूबा, फिडेल कास्ट्रो वाला क्यूबा, मतलब समाजवाद एक असफल विचारधारा है। सोचिए कि जो खरगोश कछुआ, इसमें कौन जीतता है? खरगोश जीतता है। ठीक है, खरगोश के मुकाबले में कछुए की चाल की कोई तुलना नहीं है, लेकिन जब दौड़ होता है तो खरगोश हारता है, कछुआ जीत जाता है, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे होकर चलता है। अपने भारत को भी देख लीजिए, विकास के पथ पर धीरे धीरे करके अग्रसर हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका हर कदम मजबूती से सामने रखता है, और एक बार यदि सामने रख दिया अपना कदम, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भारत का सुधार क्रमिक है, और यह क्रमिक सुधार स्थायी है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति त्वरित गति से शिखर तक पहुंचे, उतनी ही तेजी से धराम से नीचे भी गिरे। इसी प्रकार से समाजवाद भी तेजी से ऊपर चढ़ा और धराम से पूरा नीचे गिर गया। 1991 के बाद दुनिया में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा, और आज तो उसकी स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से मृत प्राय हो चुकी है।
इस प्रकार से देखते हैं कि समाजवाद एक असफल विचारधारा के रूप में जानी जाती है। ये है समाजवाद। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समाजवाद ऐसी विचारधारा है जो समाज में व्याप्त असमानता को, शोषण को समाप्त करना चाहता है और हर व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपना काम करता है। यह पूंजीवाद का विरोध करता है क्योंकि इसके मतानुसार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। यह व्यक्ति संपत्ति व्यवस्था का भी विरोध करता है। ये है समाजवादी विचारधारा। कल या नेक्स्ट टाइम अगली बार हम उदारवाद पर चर्चा करेंगे और उदारवाद पर चर्चा करने के बाद फिर हम कार्ल मार्क्स पर आएंगे। आप सभी को मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कमेंट्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि विभिन्न व्याख्यानों में जो भी कमी आपको महसूस होती है, यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं और कमेंट्स मिलने के बाद उस पर मैं आपको जरूर सकारात्मक प्रतिक्रिया दूंगा, नकारात्मक नहीं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।